तो आज की क्लास आपके क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन के एमसीक्यू क्वेश्चन की होगी। क्योंकि आपका क्लास आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं तो इसलिए आपको क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन के पूरे आपके चैप्टर के एमसीक्यू कुछ बनाए गए हैं। आपकी आज पूरी क्लास में जो आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो इसके चूँकि आप अगर अभी तक इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नीचे रेड बटन दिखाई दे रही है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन के एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कार्य के संबंध में आवश्यक विभिन्न मदों की मात्रा और लागत की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें पहला आपका ऑप्शन जो है अनुमान, दूसरा लागत, तीसरा मात्रा सर्वेक्षण और चौथा आपका अनुमान। तो आपका जो इसमें आंसर होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ध्यान से पढ़िए। कार्य के संबंध में आवश्यक विभिन्न मदों की मात्रा और लागत की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि अनुमान। क्या कहा जाता है? अनुमान। अनुमान आपका पहला आपका ऑप्शन का आंसर क्या हो गया? अनुमान। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। किसी भी निर्माण कार्य के लिए काम की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिए। किसी भी निर्माण कार्य के लिए काम की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा की गणना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा, आप भी सोचते रहिए, हम आपको आंसर बताते ही रहेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा, 5 सेकेंड 2 सेकेंड आप आंसर बताइए। तो आपको जो कि इसका जो आंसर आपका होगा दूसरे क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मात्रा सर्वेक्षण। मात्रा सर्वेक्षण विकल्प नंबर सी। अब आपके सामने स्क्रीन पे आपका जो तीसरा क्वेश्चन आपके है, विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और इनकी इकाई दर, विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और इनकी इकाई दर जानने के बाद परियोजना की संभावित लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तभी आप आंसर बताइए। विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और इनकी इकाई दर जानने के बाद परियोजना की संभावित लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका जो तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो होगा आपका लागत। क्या कहा जाएगा? लागत। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि डी वाला विकल्प सही है। अब आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा स्क्रीन को सही छोटा किया जाए, चलो ठीक। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन का आंसर अपना क्वेश्चन क्या है, एक काम करने के लिए अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित डेटा आवश्यक है। एक काम करने के लिए अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित डेटा आवश्यक है, ड्राइंग, विशिष्टता, और तीसरा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपको क्या होगा इसमें आपको बताइए। तो ऑप्शन आपका जो होगा इसमें चौथे क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइटम दरें। ऑप्शन कौन सा होगा? आइटम दरें। अब चलिए चौथा क्वेश्चन के बाद आपका पांचवा क्वेश्चन आता है। काम की एक वस्तु की दर निर्भर करती है। काम की एक वस्तु की दर किस पे निर्भर करेगी? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कौन कौन सा काम की एक वस्तु की दर निर्भर किस पे करेगी? श्रम लागत, मशीनरी लागत, ओवरहेड शुल्क, उपरोक्त सभी। अब आपको जो क्वेश्चन आपका है पाँचवा, चूँकि हम इसमें आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए, तो इससे का ये मतलब हो गया कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तैयारी आपकी पूरी लगभग हो चुकी है, हम बस आपको रिवीजन करा रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसमें पूरे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, आंसर आप सुनते रहिए, और आप एक बार से 2 बार वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, कौन सा अनुमान कम से कम सटीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िए। कौन सा अनुमान, यानी कौन सा आपका जो एस्टिमेशन है वो कम से कम सटीक होता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है विस्तृत अनुमान, दूसरा प्लिंथ क्षेत्र अनुमान, तीसरा पूरक अनुमान और चौथा संशोधित अनुमान। जो कि विस्तृत अनुमान जो होगा उसको क्या कहते हैं? डिटेल एस्टिमेट भी कहते हैं। प्लिंथ क्षेत्र अनुमान आपको प्लिंथ क्षेत्र भी बोला जाता है, पूरक को सप्लीमेंट्री और संशोधित को रिवाइज्ड। अब इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? प्लिंथ क्षेत्र अनुमान। क्योंकि कम से कम सटीक की बात की गई है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लिंथ क्षेत्र अनुमान। अब आइए छठवां क्वेश्चन हो गया आपका। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
सबसे विश्वसनीय अनुमान क्या है? सबसे विश्वसनीय अनुमान क्या है? पहला प्रारंभिक अनुमान, दूसरा तल क्षेत्र अनुमान, तीसरा प्लेन क्षेत्र अनुमान और चौथा विस्तृत अनुमान। तो ऊपर वाले आपके क्वेश्चन अब देखिए, ध्यान से देखिए, उसमें क्या पूछा था, कौन सा अनुमान कम से कम सटीक है? तो इसमें प्लेन क्षेत्र अनुमान हो गया था। अब इस साल क्वेश्चन आपका है जो सबसे विश्वसनीय अनुमान क्या है, तो उसमें सबसे विश्वसनीय अनुमान कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्तृत अनुमान। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुमानित अनुमान के रूप में भी जाना जाता है। अनुमानित अनुमान के रूप में भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन क्या होंगे? पहला प्रारंभिक अनुमान, दूसरा मोटे अनुमान, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रारंभिक अनुमान और मोटे अनुमान दोनों को आपको इसको बोला जाता है, अनुमानित अनुमान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब आगे आपका 8वें क्वेश्चन के बाद आपका 9वां क्वेश्चन आता है। थोड़ा स्क्रीन छोटा किया है, पूरा क्वेश्चन आया है ये। तो आपका पहला आप क्या पूछा गया क्वेश्चन 9वां, जब मूल विस्तृतीय अनुमान को संशोधित करके एक नया अनुमान लगाया जाता है। जब मूल विस्तृतीय अनुमान को जो यानी कि जो पहला जब विस्तृत अनुमान बनाया था उसको संशोधित करने का एक नया अनुमान लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी जो पहले आपको बनाया गया था डिटेल एस्टीमेट, उसको संशोधित करके एक नया अनुमान लगाया था तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? संशोधित अनुमान। क्या बोलेंगे? संशोधित अनुमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अब आप बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अस्पताल की सेवा इकाई, अस्पताल की सेवा इकाई है, क्या होगा? पहला ऑप्शन छात्र, दूसरा बिस्तर, तीसरा कमरा, चौथा सीट। कौन सा इसमें होगा? बताइए आंसर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का आपका क्या बोला जाता है? बी, यानी कि बिस्तर। यानी अस्पताल की सेवा इकाई कौन से होगा? बिस्तर। अस्पताल की सेवा इकाई को क्या कहा जाता है? बिस्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आपको क्या कहते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांध की सेवा इकाई है, बांध की सेवा इकाई होती है। बांध की सेवा इकाई क्या क्या होता है? देखिए ऑप्शन आपको जो दिए गए वो सुनिए, छात्र, बिस्तर, सीट, हेक्टेयर, मीटर। आपको ऑप्शन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, छात्र, छात्र, बिस्तर, सीट, हेक्टेयर, मीटर। तो आपको जो इसमें ऑप्शन होगा बांध की सेवा इकाई, देखिए बांध की सेवा इकाई किस पर निर्भर करेगी? देखिए तो छात्र आपको करेगा ही नहीं, बिस्तर आपका होता ही नहीं है, सीट होगा ही नहीं, तो आपका हेक्टेयर मीटर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेडियम की सेवा इकाई है। चूँकि आपके जो ये क्वेश्चन आप दिखाए गए हैं सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सही से पढ़ते जाइए और एक एक क्वेश्चन के आंसर को दिमाग में रखते जाइए। स्टेडियम की सेवा इकाई होता है, क्या होता है? सीट, बिस्तर, हेक्टेयर मीटर और छात्र। स्टेडियम की सेवा इकाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीट। चलिए अब 12 क्वेश्चन के बाद आपको बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? सड़क की सेवा इकाई। देखिए सारे क्वेश्चन ये सेवा इकाई से बनाए गए हैं, क्योंकि हमने और भी वीडियो देखे जो भी लोगों के ऑनलाइन में, उसमें बहुत से क्वेश्चन को छोड़ दिया गया था, तो हमने उस सभी क्वेश्चन को बनाया गया जहाँ से भी ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे आपको पुटअप किए गए हैं। बहुत मेहनत के बाद ये धीरे धीरे क्वेश्चन आपको पुटअप किए गए हैं सारे क्वेश्चन। अब आप इस सब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपकी लगभग तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आपके क्या होता है? सड़क की सेवा इकाई होती है। सड़क की सेवा इकाई क्या क्या होगी? देखिए सीट, बिस्तर, किलोमीटर, हेक्टेयर मीटर। सड़क की सेवा इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो कि इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी आपको किलोमीटर यानी कि, तो हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी लगभग दिक्कतें ज़्यादा होने लगेंगी। तो इसलिए बस हम आपको क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन के आंसर बताते जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन का आप रिवीजन करते जाइए। आप इससे कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अधिक अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्जाम में केवल MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो आपके क्या कहते हैं कि इसलिए आप क्वेश्चन सुनिए, उसके आंसर दिमाग में रखते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 की तरफ बढ़ते हैं।
स्थिर की सेवा इकाई है। स्थिर की सेवा इकाई है छात्र, पशु, लीटर, व्यक्ति। छात्र, पशु, सेवा, छात्र, पशु, लीटर और व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि पशु। स्थिर की सेवा इकाई क्या होती है? पशु। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भवन के प्लिंथ डैश भवन के प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। भवन के प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। तो आपको क्या बताना है? प्लिंथ क्षेत्र के अनुमान क्या माना जाता है? तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं इसमें करना है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्लिंथ क्षेत्र के अनुमान पे ही आपका भवन के प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या पूछ रहा है? कुर्सी क्षेत्र अनुमान में शामिल नहीं, काम की वस्तु उठाओ। यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा है जो आपको कुर्सी क्षेत्र में अनुमान में नहीं, यानी प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट में आपको इसको नहीं लिया जाता है। प्लिंथ क्षेत्र एरिया में क्या नहीं लिया जाता है? देखो, प्लिंथ क्षेत्र एरिया में किस चीज़ को नहीं लिया जाएगा? तो ऑप्शन कैंटिलीवर, पोर्च, WC क्षेत्र होगा, कमरे का क्षेत्र होगा, दीवार की मोटाई होगी, सभी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन आपका इसका बी सही है, कैंटिलीवर, पोर्च। अब चलिए आगे आपको क्वेश्चन नंबर 15 के बाद तल क्षेत्र 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तल क्षेत्र बराबर क्या होगा? कि तल क्षेत्र बराबर क्या होगा? इसमें कुछ थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा कुछ फार्मूले वाले भी क्वेश्चन हैं जो आपको क्या कहते हैं और अच्छा तैयारी कराएंगे। तो आप क्या कहते हैं कि तल क्षेत्र देखिए क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया? प्लिंथ क्षेत्र। तल क्षेत्र बराबर क्या होगा? प्लिंथ क्षेत्र पता नहीं, कालीन क्षेत्र माइनस दीवार का क्षेत्र, प्लिंथ क्षेत्र माइनस कारपर का क्षेत्र, और कालीन क्षेत्र माइनस प्लिंथ क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा तल क्षेत्र बराबर क्या होगा? कुछ नहीं, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन होता है प्लिंथ क्षेत्र। क्या ऑप्शन होगा आपका? ए नंबर ऑप्शन होगा प्लिंथ क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। एक इमारत का फर्श क्षेत्र 1,500 वर्ग मीटर है और फर्श क्षेत्र की दर 6500 रुपये है। भवन की अनुमानित लागत की गणना करें। चलो, तो इसमें देखो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं जिससे आपको कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या लिखा है? एक इमारत का फर्श 150 वर्ग मीटर। देखो 150 वर्ग मीटर दिया गया इमारत का फर्श, यानी कि 1500 150 दिया गया है। अब 150 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र की दर कितनी दी गई है? दर कितना है? 6500 रुपये। तो यहाँ गुणे 6500 रुपये, तो टोटल कितना होगा? भवन की अनुमानित लागत की गणना। तो कुछ नहीं करना है, 150 वर्ग मीटर है, एरिया कितना दिया गया? 150 वर्ग मीटर, और पर क्षेत्र की दर क्या है? 6500 रुपये, यानी 6500 रुपये स्क्वायर मीटर का बात की जा रही है। तब इस दोनों को गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? यानी कि आपको 150 गुणे 6500, तो 150 गुणे जब 6500 करेंगे तो आपको आ जाएगा 9,750,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप 18 बता दिए, 19 देखिए 19 क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन, एक इमारत के रहने के योग्य क्षेत्र के उपयोगी हिस्से को कहा जाता है। एक इमारत के रहने योग्य क्षेत्र के उपयोगी हिस्से को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? साफ सीधी बात, जहाँ आप रहते हैं उसको क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी साफ साफ पता है, कालीन क्षेत्र यानी कारपेट एरिया। यानी कि आप जहाँ रहते हैं उससे क्या कहेंगे? कालीन क्षेत्र यानी कि कारपेट एरिया। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो आपको लगभग पूरा पूरा एकदम याद होगा। हमेशा विद्युतीकरण के निर्माण की कुल अनुमानित लागत आमतौर पर कितने % होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विद्युतीकरण के निर्माण की कुल अनुमानित लागत आमतौर पर क्या होता है। विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के निर्माण की कुल लागत कितनी ली जाती है, सबको पता है 8%। क्या होगा 8%, 1%, 2%, 12% नहीं होता, 8%। आपको क्वेश्चन नंबर अब 21 के बाद आपको 22 की तरफ बढ़ते हैं, 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए का है आपका, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है तो देखो क्या पूछा है, 400 घन मीटर की घन सामग्री के एक भवन की अनुमानित लागत 180 रुपये प्रति घन मीटर है। ठीक, 400 घन मीटर की घन सामग्री की एक भवन की अनुमानित लागत 180 रुपये प्रति घन मीटर है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि 400 घन मीटर की घन सामग्री है और अगर एक घन मीटर का 180 रुपये प्रति कर दिया जाए तो टोटल 400 घन मीटर का आपको कितना रुपए होगा, यानी कि आपको 180 गुणे 400 तो 1872, यानी कि आपका 72,000 रुपये, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आपको साफ साफ देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर एक घन किसी भी चीज़ का दिया गया, अगर आप मान लीजिए 10 रुपये, कोई बात किया जाए कि 1 रुपये की एक टॉफ़ी मिलती है तो 10 रुपये में कितनी टॉफ़ी, मान लो अगर 1 रुपये में एक टॉफ़ी, ठीक, एक टॉफ़ी मिल रही है, ठीक, 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिल रही है तो 10 रुपये में कितनी मिलेगी, 10 टॉफ़ी, यानी 10 को 1 से गुणा कर दिया 10 आ गया। तो ऐसे इसमें भी था, एक घन मीटर का 180 रुपये प्रति था, 400 घन मीटर बहुत ज़्यादा था, इसका गुणा कर दिए 400 गुणे 180, 400 गुणे 180। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 22 पे चलते हैं। एक इमारत के मामले में कौन सी विधि उपयोगी होती है जिससे कई समान खंड क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है 22 नंबर, इमारतों के मामले में कौन सी विधि उपयोगी है जिसमें कई समान खंड हैं। तो देखो इसका ऑप्शन क्वेश्चन सही ध्यान से पढ़ते रहिए। इमारतों के मामले में कौन सी विधि उपयोगी है जिसमें कई समान खंड होते हैं। तो आपका इसका आंसर आपका क्या होगा, पहला देखिए ऑप्शन क्या दिएगा, विशिष्ट व्यय विधि, क्यूबिकल सामग्री विधि, प्रतिशत विधि, लागत तुलना विधि। तो आपका जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो स्पेसिफिकेशन मेथड है, ऑप्शन ए स्पेसिफिकेशन मेथड। अब चलिए आपको क्या कहते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 का 23 नंबर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और आप क्या कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक करते जाइए और शेयर करते रहिएगा। चलिए, CBRI का पूर्ण रूप दे है, पूरा नाम CBRI का पूर्ण रूप, ठीक, क्या बोला गया है, CBRI। देखो CBRI का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन साफ सीधी लिखा है, CBRI का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 23 का क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन क्या देगा, केंद्रीय ब्यूरो अनुसंधान स्थान, सेंट्रल ब्यूरो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भवन सड़क संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका क्या होता है, देखिए चूँकि ये आपका एस्टिमेट्स है तो यानी कि इसमें अनुसंधान की बात की नहीं जाएगी, तो आपका ये अनुसंधान है तो किसका अनुसंधान किया जाएगा, आपका क्वेश्चन इसका आंसर आ हो जाएगा सी, सेंट्रल ब्यूरो रिसर्च संस्थान, ठीक, यानी कि इंस्टीट्यूट। CBRI का फुल नाम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 नंबर के बाद बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 के बाद बढ़ते हैं।
बिजली की फिटिंग, एयर कंडीशनर की स्थापना, लिफ्ट की स्थापना आदि जैसी वस्तुओं के लिए एक मुश्त राशि मात्रा के बिल में डाल दी जाती है। इस राशि को क्या कहते हैं? बिजली की फिटिंग, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बिजली की फिटिंग, एयर कंडीशनर की स्थापना, लिफ्ट की स्थापना आदि जैसी वस्तुओं के लिए एक मुश्त राशि मात्रा के रूप में बिल में डाल देते हैं, यानी एक बार में राशि दे दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? इस राशि को क्या कहते हैं? इससे आप देखिए, पहला ऑप्शन देगा मूल लागत, अंतिम राशि, स्पॉट आइटम और दिन का काम। तो इसको एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इस राशि को क्या कर सकते हैं? देखो, अनंतिम राशि एक बार क्या भी कर सकते हैं कि एक मुश्त राशि भी कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अनंतिम राशि, यानी ऑप्शन बी सही होगा आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पानी की आपूर्ति फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, दरवाजे और खिड़की फिटिंग और जैसी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। मात्रा के बिल में एक मुश्त राशि डाल दी जाती है, इस राशि के रूप में क्या जाना जाता है? तो देखो, साफ सीधी बात, वही फिर आपको क्वेश्चन एक लगभग रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपका इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। पानी की आपूर्ति फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, दरवाजे और खिड़की फिटिंग जैसी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। मात्रा के बिल में एक मुश्त राशि डाल दी जाती है, इस राशि के रूप में जाना जाता है मूल लागत, यानी क्वेश्चन 25 का ए आपका सही हो गया। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ विशेष कार्य, यानी डैश यहाँ पर कुछ भरा जाएगा, अब इसमें से ऑप्शन में से आपको भरा जाएगा। कुछ विशेष कार्य के लिए अनुमान और मात्रा के बिल में प्रदान की गई राशि एक विशेष फर्म द्वारा जिसका विवरण अनुमान तैयार करते समय ज्ञात नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कुछ विशेष कार्य के लिए अनुमान और मात्रा के बिल में प्रदान की गई राशि एक विशेष फर्म द्वारा जिसका विवरण अनुमान तैयार करते समय ज्ञात नहीं होता है। तो कौन सी राशि होती है? किसकी अनुमान तैयार करते समय ज्ञात नहीं होता है? अनंतिम राशि, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 26 के बाद 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? शब्द, कौन सा शब्द का उपयोग वास्तविक आधार पर काम की एक वस्तु की लागत या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है? मजदूरों की आवश्यक सामग्री और क्या? तो इसका क्वेश्चन का आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं कि विकल्प सी, यानी कि दिन का काम। क्वेश्चन नंबर फिर से ध्यान से देख लीजिए। शब्द दिन का काम का उपयोग वास्तविक आधार पर काम की एक वस्तु की लागत या मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। मजदूर ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 का 28 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आइटम हैं, कौन से आइटम है? कुछ आइटम हैं जिनके लिए अनुमानक के लिए बिना देखे और अध्ययन किए राशि तय करना संभव नहीं है। विस्तार से उनकी राशि को संभव नहीं है, ऐसी वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? देखो, ऐसी क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। ऐसे कौन से आइटम हैं जिनके लिए अनुमानक के लिए बिना देखे और अध्ययन किए राशि तय करना संभव नहीं है? यानी ऐसी कौन सी राशि होती है, ऐसे कौन से आइटम हैं जिनका क्या कहते हैं कि आपको बिना देखे उसकी राशि तय संभव नहीं कर सकते, ऐसी वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। कौन से जाना जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? प्राइम कॉस्ट, दिन का काम, स्पॉट आइटम और अनंतिम योग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, स्पॉट आइटम। चलिए अब 28 के बाद 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से एक स्पॉट आइटम नहीं है। एक स्पॉट आइटम नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक स्पॉट आइटम नहीं है। पहला, मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना, दीवार का अनुमान, मौजूदा दीवार में खोलने का निर्माण, साइट को साफ करना। तो इसका हो जाएगा क्या? नहीं होगा, स्पॉट आइटम नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? यानी दीवार का अनुमान एक स्पॉट आइटम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। विस्तृत अनुमान में अकस्मात के लिए प्रावधान आमतौर पर
देखो क्या पूछा है कि डिटेल अनुमान जो होता है उसमें अगर कोई अचानक घटना हो जाती है किसी चीज़ के लिए, आसान किसी चीज़ के लिए होता है आकस्मिक, यानी कि सडनली कोई बात हुई तो उसके लिए क्या 9% आपको दिया जाता है, यानी कितना परसेंट उसमें अलग से कुछ रखा जाता है जिससे वो काम को किया जा सके। तो इसमें आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 से 5%। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आप बढ़ते हैं 30 के बाद 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या है, एक विस्तृत अनुमान में कार्य प्रभारी स्थापना शुल्क के लिए प्रावधान आमतौर पर कितना है। एक विस्तृत अनुमान में कार्य प्रभावी स्थापना शुल्क के लिए प्रावधान कितना है, कितना परसेंट होता है। एक विस्तृत अनुमान में कार्य प्रभावी स्थापना के लिए कितना परसेंट लिया जाता है, तो कितना परसेंट लिया जाएगा बताइए, बताइए जल्दी बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक विस्तृत अनुमान में डिटेल एस्टीमेट में कार्य प्रभारी स्थापना शुल्क के लिए प्रावधान आमतौर पर कितना परसेंट होता है। तो आपका इसका 3 से 5% ऑप्शन दिया गया है, 5 से 7%, 2 से 2.5% और 10% से अधिक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 से 2.5%, विकल्प नंबर सी। चलिए अब 31 के बाद 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन, डैश में सामान्य कार्यालय व्यय, किराए, कर, पर्यवेक्षण और अन्य लागतें शामिल हैं जो अप्रत्यक्ष खर्च हैं और नौकरी में उत्पादक खर्च नहीं है। अब इसमें से बताना कौन सी लागत है। सामान्य कार्यालय व्यय, किराए, कर, पर्यवेक्षण और अन्य लागत शामिल है जो अप्रत्यक्ष खर्च हुए हैं और नौकरी में उत्पादक खर्च नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 32 नंबर का डी, ओवरहेड लागत। ये कौन सी लागत में आता है, ओवरहेड लागत में। चलिए 32 के बाद आप बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। माप के कोड के लिए IS कोड है, माप के मोड के लिए IS कोड कौन सा दिया गया है, कौन सा IS कोड होता है। साफ सीधी बात 1200 यूज किया जाता है, IS 1200। कौन सा कोड होगा माप के लिए, मेजरमेंट के लिए कौन सा IS कोड यूज करता है, 1200। चलो 33 का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक विस्तृत अनुमान तैयार करते समय, विस्तृत अनुमान तैयार करते समय क्या चीज़ होता है। देखो आयाम को 0.01 मीटर तक सही मापा जाना चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस होता है 0.01 मीटर तक, क्षेत्र को 0.01 मीटर तक सही मापा जाना चाहिए, वॉल्यूम को 0.01 घन मीटर तक मापा जाना चाहिए और उपरोक्त सभी। आपको इसमें से क्या ऑप्शन होगा, देखिए ये एक तरह से इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, इसमें 3 क्वेश्चन आपको 3 चीज़ें और याद रख लेनी है। देखिए पहला क्या पूछा, विस्तृत अनुमान तैयार करते समय क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये छूट की बात की जा रही है कि कितना तक छूट दिया जा सकता है। तो देखो इसमें पहला पूछा आयाम को 0.01 मीटर तक सही मापा जा सकता है, क्षेत्र को 0.01 मीटर तक सही मापा जाना चाहिए, ये भी सही है, वॉल्यूम को 0.01 घन मीटर तक मापा जाना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी, यानी कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए अब 34 के बाद बढ़ते हैं 35 की तरफ। माप की IS पद्धति के अनुसार अनुक्रम का क्रम है। माप की ISI पद्धति, ISI पद्धति के अनुसार अनुक्रम का क्रम है। देखो अगर कोई भी माप ली जाती है तो किस पद्धति में लिया जाता है, ISI पद्धति है। अब उसमें कैसे कैसे लिया जाता है, देखो पहला ऑप्शन देगा चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई। चौड़ाई को मान लो W दिखाते हैं, LH, ठीक ये है। तो चूँकि आपको क्या करते हैं, हमेशा क्या जो मापन होता है वो आपका होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हमेशा किस में होगा, L लंबाई, देखो किस में मापा जाएगा, L लंबाई में, किसमें लंबाई हो गई, फिर उसका चौड़ाई W, फिर ऊंचाई हाइट लिया जाएगा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 35 का 36 की तरफ। क्षेत्र को निकटतम, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे,
क्षेत्र को निकटतम कितना तक आपको छूट दिया जा सकता है क्षेत्र के लिए मापने में? आपको ऊपर बताया गया था क्वेश्चन पर, आपको दिमाग में अगर हो तो उसका तुरंत आंसर होगा। कितना होता है? 0.0 वर्ग मीटर। 0.0 वर्ग मीटर यानी कि 0.0 मीटर स्क्वायर आपको छूट दी जा सकती है क्षेत्र के लिए। अब आइए बढ़ते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन क्या है? खुदाई से अधिक मापा जाता है, खुदाई से अधिक मापा जाता है 1.5 मीटर चौड़ाई और 10 वर्ग मीटर योजना क्षेत्र में 30 सेमी से अधिक। देखो खुदाई के लिए कितना अधिक मापा जा सकता है? देखो गहराई के साथ। अब इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा रहा है, जो खुदाई से अधिक मापा जाता है 1.5 मीटर चौड़ाई और 10 वर्ग मीटर योजना क्षेत्र में 30 सेमी अधिक से गहराई के साथ, तो इसका होगा सतह खुदाई। कौन सी खुदाई होती है? देखो पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर, वह कौन सी खुदाई होगी अगर 1.5 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर योजना क्षेत्र के लिए 30 सेमी से अधिक गहराई के साथ अगर हो तो उसका ऑप्शन नंबर होता है ऑप्शन नंबर बी, सतह खुदाई, सरफेस ड्रेसिंग। चलो अब 37 का 38 नंबर बढ़ते हैं। कालीन को कहा जाता है, कालीन कहा जाता है क्षेत्र में, किस क्षेत्र के लिए कालीन कहा जाता है? देखो कालीन कहा जाता है क्षेत्र में बरामदा, गलियारा और मार्ग, स्नान कक्ष और WC का क्षेत्र शामिल नहीं है, रसोई और पेंट्री उपरोक्त सभी। देखो कालीन कारपेट एरिया कौन कौन सा हो सकता है? देखो कारपेट एरिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सबसे इसका क्वेश्चन का आंसर है, आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कालीन कारपेट एरिया में, कारपेट एरिया में कौन कौन से आएंगे आपका? बरामदा, गलियारा और मार्ग, स्नान कक्ष, WC का क्षेत्र शामिल नहीं होता है, रसोई और पेंट्री उपरोक्त सभी। 38 नंबर हो गया। अब 38 का चलते हैं, बढ़ते हैं 39 नंबर। किसी वस्तु का वजन निकटतम सही से मापा जा सकता है, किसी वस्तु के मापन में कितना दिया जाता है छूट? देखो कुछ नहीं, इसका हिसाब से तो है 1 किग्रा, कितना 1 किग्रा तक उसको छूट दी जाएगी। किसी वस्तु का वजन निकटतम कितना मापा जा सकता है? सही 1 किग्रा तक मापा जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। ईंट का काम है, घन मीटर में नहीं मापा जा सकता है। ईंट का कोई भी काम अगर है आपका, क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए ईंट का काम है, घन मीटर में नहीं मापा जाता है। ईंट का काम अगर कोई भी है तो उसे घन मीटर में नहीं मापा जा सकता है। देखो कितने, कौन सा, किस तरह के, देखो क्वेश्चन का सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि अगर कोई ईंट का ऐसा कौन सा ईंट का काम है जिसे आपका क्या कहते हैं घन मीटर में नहीं मापा जा सकता है। देखो एक या एक से अधिक ईंट की दीवार घन मीटर मापा जाएगा। मेहराब में ईंट का माप ये भी हमेशा घर में मापा जाता है। प्रवृत्त ईंट का काम ये भी घर में मापा जाता है। आधी ईंट की दीवार, विकल्प डी, हमेशा जो आधी ईंट की दीवार होती है उसे हमेशा मीटर स्क्वायर में ही मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधी ईंट की दीवार। जिस अब चलो अब बढ़ते हैं 40 का 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर, ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो क्वेश्चन क्या था? 400 घन मीटर की समय सामग्री की अनुमानित लागत 180 रुपये प्रति घन मीटर है। चलो ठीक, 400 घन मीटर की अनुमानित लागत बतानी है तुमको, जो 180 रुपये प्रति घन मीटर है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बताए थे हम, ये क्वेश्चन बता चुके हैं एक बार। 400 गुणे 180 तो आएगा आपका 72,000 रुपये। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, इमारत के मामले में कौन सी विधि उपयोगी है जिसमें कई खंड समान होते हैं? इमारतों के मामले में कौन सी विधि अपनाई जाती है? आपका इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, विशिष्ट व्यय विधि। कि विकल्प सामग्री विधि नहीं होगा, प्रतिशत विधि नहीं होगा, लागत तुलना विधि नहीं होगा। चलिए 42 का 43 बढ़ते हैं। क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, क्या लिखते टाइम? CBRI का पूर्ण नाम, CBRI का पूरा नाम क्या है? CBRI
देखिए CBRI का पूरा नाम क्या होता है? सीधी सी बात है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी विकल्प सी। विकल्प सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 43 का 44 नंबर क्वेश्चन। बिजली की फिटिंग, एयर कंडीशनर की स्थापना, लिफ्ट की स्थापना आदि जैसी वस्तुओं के एक मुश्त राशि तरह के बिल में डाल दिया जाती है, इस राशि को क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको कुछ 2-4-5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो ये दिक्कत हो गई है कि राइटिंग लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको इसी बहाने आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो आपको इसी में तो क्वेश्चन आपको आंसर आपको याद भी हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो देखिए क्या है, इसमें विकल्प नंबर बी अनंतिम राशि। चलिए ठीक। अब आपको 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी की आपूर्ति फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, दरवाजे और खिड़की फिटिंग आदि जैसी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। मात्रा के बिल में एक मुश्त राशि डाल दी जाती है, इस राशि के रूप में जाना जाता है। किस को जाना जाता है? पानी की आपूर्ति। 45 नंबर क्वेश्चन का देखिए विकल्प ए मूल लागत सही है। चलिए 45 के बाद जब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए अनुमान और मात्रा के बिल में प्रदान की गई राशि है, एक विशेष फर्म द्वारा किया जाना चाहिए, इसका विवरण अनुमान तैयार करते समय ज्ञात नहीं है। एक कुछ विशेष कार्य के लिए अनुमान मात्रा के बिल में प्रदान की गई राशि एक विशेष फर्म द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका विवरण अनुमान तैयार करते समय ज्ञात नहीं है। चलिए 46 नंबर का विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, अंतिम राशि। अब 46 नंबर के बाद चलो 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द का उपयोग वास्तविक आधार पर काम की एक वस्तु की लागत या मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। मजदूरों और आवश्यक सामग्री। देखिए शब्द कौन सा शब्द है? का उपयोग वास्तविक आधार पर काम की एक वस्तु की लागत या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, मजदूरों और आवश्यक सामग्री को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दिन का काम। दिन का काम के लिए अब चलिए आपका बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्या बोला है? कुछ आइटम है जिनके लिए अनुमानक के लिए बिना देखे और अध्ययन किए राय तय करना संभव नहीं है। विस्तार से ऐसी वस्तुओं के रूप में जाना जाएगा। किससे जाना जाएगा? देखो ऐसी कौन सी आइटम है जिनके अनुमान जो है बिना देखे और अध्ययन किए राशि तय करना संभव नहीं है, ऐसी वस्तुओं के रूप में किससे जाना जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, स्पॉट आइटम। स्पॉट आइटम। चलिए अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर। निम्नलिखित में से एक स्पॉट आइटम नहीं है। कौन सा नहीं है? स्पॉट आइटम कौन सा नहीं है? साइट को साफ करना, मौजूदा दीवार में खोलने का निर्माण, दीवार का अनुमान, मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करना। यानी एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से एक स्पॉट आइटम नहीं है। पहला मौजूद ढांचे को ध्वस्त करना, दीवार का अनुमान। स्पॉट आइटम की बात कर रहा हूँ, मौजूदा दीवार में खोलने का निर्माण और साइट को साफ करना। इसका आपका आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर आपका कितना होगा? देखिए इसका होगा विकल्प नंबर बी। आपको दीवार का अनुमान जो होता है वो एक स्पॉट आइटम के में नहीं लिया जाता है, दीवार का अनुमान। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, इस लेक्चर का आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आपका क्या है? देखिए विस्तृत अनुमान में आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान आमतौर पर कितने होते हैं? आपको बता चुका है। विकल्प नंबर बी 3 से 5%। विस्तृत अनुमान में आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान आमतौर पर कितने परसेंट होता है? 3 से 5%। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो ख़त्म होता है, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और आपको लेक्चर आज ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपको हम क्या कहते हैं कि और भी इसके भी MCQ के क्वेश्चन के लेक्चर भी और लेके आएंगे, और साथ ही साथ आपको DSS भी स्टार्ट हो जाएगा, DSS के भी लेक्चर बन जाएंगे। उसके बाद आपके सभी धीरे धीरे सब्जेक्ट के लेक्चर बनते चले जाएंगे। और रही बात तो सिविल की, सिविल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी लेक्चर तैयार हो जाएंगे, लेक्चर लिए जाएंगे। आपके सब लाइव क्लास के लेक्चर लिए जाएंगे और आपको इसी के साथ रिवीजन कराते जाएंगे लोग। चलिए ठीक है। अब इसी के साथ आपको अगर आपको यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आए तो आप क्या कहते हैं कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।